Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter 7 of political science for BA second year students of Punjab University Chandigarh. The chapter is Directive Principle of State Policy. चैप्टर का नाम क्या है आपका? DPSP, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. हमने चैप्टर 6 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी डिस्कस कर लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी डिस्कस कर ली. आज हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी क्या होते हैं. इसकी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, डीपीएसपी का क्यों इंक्लूड करें कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका क्या फीचर्स है, क्या नेचर है, कितने टाइप्स के आपकी डीपीएसपी होती है, डीपीएसपी की क्या क्लासिफिकेशन है, और हमने इसको बोरो कहाँ से किया, किसके कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को बोरो किया. सबसे पहले देखो, आप इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे. देखो, जो डीपीएसपी जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है ना, ये आपने 3-4 लाइनें हमेशा लिखनी होती है. जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. जैसे वो 4-5 लाइनें जो होंगी ना आपकी इंट्रोडक्शन की, वो आपके कंक्लूजन तक काउंट होती हैं. पहले आपने लिखना है ये आपने कहाँ से बोरो किया. आपने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है डीपीएसपी को. ठीक है, डीपीएसपी को कहाँ से लिया आपने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. उसके बाद देखो क्या लिखना है, ये आपके चैप्टर 4 में इंक्लूड है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी कहाँ इंक्लूड है, चैप्टर 4 में. और कौन कौन से आर्टिकल से हैं ये, आर्टिकल 36 to 51 ये आपके डीपीएसपी कहलाते हैं. अब सबसे बड़ी बात होती है कि डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी इज टू एस्टैब्लिश अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया. सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए आपके डीपीएसपी का इंक्लूजन हुआ है. और ये क्या है, डीपीएसपी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. ये डायरेक्टिव मतलब क्या दे रहे हैं, किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं. प्रिंसिपल्स इंक्लूड है, प्रिंसिपल आपके सोशल प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है, लिबरल है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब इसके नाम के अंदर इसका पर्पस छुपा हुआ है. आपको कहीं नेट पे या किसी बुक वगैरह में सर्च करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि अगर कोई स्टेट कोई लॉ बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, तो डीपीएसपी में जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये डायरेक्शन का रोल प्ले करेंगे. और ये जो डीपीएसपीज होते हैं ये क्या है, किसके लिए बनाए गए हैं, स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंडिया में एस्टैब्लिश कर सके. क्योंकि जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, वहाँ की इंडिया की कैसी सिचुएशन थी, प्रॉपर ना रोड्स थी, एजुकेशन भी ठीक नहीं थी, हमारी जो इकोनॉमी थी. वहाँ एलपीजी पॉलिसी आपकी कब आती है, 1991 में आई है. उससे पहले कौन सी सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी. इसलिए तो डीपीएसपी का रोल उस टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. पर अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे कोई स्टेट लॉ बना रही है, कोई गवर्नमेंट लॉ बना रही है, तो इसको लॉ बनाने से पहले इन प्रिंसिपल को अपनी नज़रों में रखना पड़ता है. इसके तहत ही कोई कानून बनना चाहिए. एक डायरेक्शंस है, इनकी इन्फोर्सेबिलिटी. ये नहीं कि आप जो इसमें लिखे हुए हैं डायरेक्शंस अगर कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती तो हम उस पर केस कर देंगे. केस हम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर 4 में इंक्लूड है. और ये वाला जो चैप्टर आपको कौन सी, वो अनइन्फोर्सेबल है. जो चीज़ अनइन्फोर्सेबल होती है इसका मतलब क्या होता है कि हमें उसकी जो वो जो वैल्यू होती है कोर्ट में, हम उस पर केस नहीं कर सकते उस गवर्नमेंट पे. फॉर एग्जांपल क्यों नहीं कर सकते, एक वेरी रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जब कोविड आया था, कोविड-19 के टाइम क्या था, सारी शॉप्स वगैरह बंद थी. डीपीएसपी क्या बोलते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है. उसमें देखो क्या था, आर्टिकल 47 जो है ना, डीपीएसपी देखो कहाँ से कहाँ डील करते हैं, आर्टिकल 36 से डील करते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक. एक आर्टिकल 47 भी है, इसी के बीच में ही है. आर्टिकल 47 है गांधीयन प्रिंसिपल में आता है कि आपने जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनको बढ़ावा नहीं देना. ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं. वैसे तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्शन देंगे ये. अब इंटॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं, नशीले पदार्थ. अब एल्कोहल है, वो एक क्या है, इंटॉक्सिकेंट्स ही है. कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, सारी शॉप्स बंद करके सिर्फ वो जो शॉप भी है, जो अल्कोहल वाली शॉप्स थी, जो ठेके थे, वो ही खुले हुए थे. क्योंकि देखो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इनकम का सोर्स कहाँ सबसे ज़्यादा वो देख रहे थे, अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट सप्लाई पे देख रहे थे. अगर कोई बंदा ये कोर्ट में यहाँ चला जाए कि ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इस जो गवर्नमेंट है ये गलत नोटिफिकेशन लेके आई है, गलत कानून लेके आई है, या कोई गलत पॉलिसी इशू कर दी है कि कोविड के टाइम में आप जो अल्कोहल की शॉप्स हैं ये ओपन कर सकते हैं, क्यों नहीं कोई गया.
देखो ये सबसे पहले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनइन्फोर्सेबल है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी रेट क्या है, 0 है। फंडामेंटल राइट होते तो मैं जा सकती थी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, ये तो सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए होता है, स्टेट के लिए होता है, कि अगर वो कोई ऐसा कानून बनाए जो, अगर वो ऐसा कोई भी कानून बनाने से पहले इन डायरेक्शंस को से एक बार नज़र में रखना है, पर ये स्टेट की सर्कमस्टांसिस पे उस पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, एक उड़ीसा स्टेट है, एक पंजाब स्टेट है, एक उड़ीसा है और एक पंजाब स्टेट है। उसमें देखो क्या है, यहाँ जो पंजाब में कहते हैं कि थोड़ा डेवलप है, यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा, उड़ीसा में क्या है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अब यहाँ के थोड़ी इनकम ज़्यादा मिल जाती है, यहाँ थोड़ी कम मिल रही है इनकम। अगर वहीं के लोग ये बोलना शुरू कर दे इकोनॉमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, ये हमारे को दो क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है, तो स्टेट कहेगी मेरे पास तो इतने फंड्स ही नहीं है, इसलिए बोल देगी ना कि मेरे पास तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, मैं कैसे सबको इतना इक्वालिटी पे ट्रीट कर पाऊँ। तो वहाँ की अगर आप पंजाब की देखोगे, यहाँ आपको अगर यहाँ के मज़दूरों की बात करी जाए तो यहाँ इनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूपी बिहार और उड़ीसा के मज़दूरों से। तो क्यों वो, अगर वो भी आवाज़ उठाने लग जाए, वो लेबर के लिए यहाँ आ देते हैं। माइग्रेशन जब भी तो होती है, क्यों हो रही है, क्योंकि इनकम रेट के अकॉर्डिंग। अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वहाँ इम्प्लीमेंट करा लेते कि इसमें लिखा हुआ है 37 में 38 में इक्वालिटी होनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, इस प्रिंसिपल में लाइवलीहुड के लिए मुझे बेसिक नीड्स वाली मिलनी चाहिए, ये बात है, वो कहेंगे हमारे पास खुद ही नहीं फंड्स हैं। तो ये सिर्फ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। अब देखो उसके बाद क्या आता है, बेसिकली हमने इसकी इंट्रोडक्शन और इसका पर्पस क्या था ये डिस्कस कर लिया था। और ये अनइन्फोर्सेबल क्यों है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 37 है डीपीएसपी का, जो वो ये बात को साबित कर देते हैं कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नॉन क्या है, फंडामेंटल हैं, वो क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल हैं। ये क्या है, सिर्फ एक ड्यूटी टू स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, एक ड्यूटी है स्टेट की कि आप इनको प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो कानून बनाने से पहले, ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा आई होप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो ये फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ स्टेट होती हैं, देखो आर्टिकल आप 37 यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो, ये चीज़ यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ कि ये क्या है, दैट प्रिंसिपल देयर इन ले डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी है ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। देखो आर्टिकल 37 रिवील हमारे को कर देता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिशिएबल, ये जस्टिशिएबल नहीं है, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि अगर कोई स्टेट कोई कानून बनाएगी तो इसको इसके मद्देनजर रख के बनाना पड़ेगा। थर्ड आपका, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी और मेकिंग लॉज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ये आपको आर्टिकल 37 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखो अब आ जाते हैं, अब तो अगर आपको डीपीएसपी का मतलब समझ आ गया होगा तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको समझ आ देंगे पूरा चैप्टर। उसके बाद देखो क्या है, नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, नेचर क्या है आपका, फीचर्स क्या है, ये स्कोप ऑफ द डायरेक्टिव वाइड है, इसके अंदर क्या इंक्लूड है आपका, सोशल प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, तभी हम इसे बोल रहे हैं कि ये क्या है, वाइड है इनका स्कोप। सेकंड देखो क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नॉन जस्टिशिएबल, वही बात है ये जस्टिशिएबल नहीं है जैसे आपके फंडामेंटल राइट है। जस्टिशिएबिलिटी मतलब कि अगर आपका कोई भी राइट इंफ्रिंज हो जाता था फंडामेंटल राइट, तो आप कोर्ट में जा सकते थे उस केस लेके, आइदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या हाई कोर्ट जा सकते थे। अब यहाँ कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वॉयलेट हो जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद देखो क्या है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है क्योंकि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट्स को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, नॉट बाउंड विद एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ये किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे नहीं बने हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें लिबरल प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड हैं आपके, इसके अंदर आपके डिफरेंट प्रिंसिपल है, जैसे आप देख सकते हो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिज्म है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बेस नहीं है। अब एक गाइडिंग है लॉ मेकिंग के लिए, देखो जैसे गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। अब इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 37C आपको इंक्लूड कर दिया, हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 37C में देखो क्या है, आपने जब फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, मैंने आपको जब भी बताया था कि 25th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ था जो 37A और B
इसमें दो जो क्लॉजेज में अगर कोई भी कानून बनता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ 14, 19 और 31 के वॉयलेट भी करता है तो भी वो जस्टिफाई है। हम उसको ये नहीं बोल सकते वो वॉइड है एक्ट या कोई लॉ बना है वो वॉइड है, तो इसे जस्टिशिबिलिटी। यहाँ आपको क्या मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। यहाँ हम देख सकते हैं 25 देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, किसमें हुई थी, 1971 में। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड है जो बी और सी में, ए और बी में नहीं, बी और सी में हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस, मतलब मोर इम्पोर्टेंट ओवर द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन आर्टिकल 14, 19 and 31 of the Indian Constitution. This has greatly increased the importance of directive principle of state policy. कि वो इसको किसके ऊपर इंपॉर्टेंस मिल गई, 14, 19 और 31 आर्टिकल जो आपके फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद देखो क्या आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देयर क्लासिफिकेशन कितने भागों में बटा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो 4 इसमें पार्ट्स में हमने अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है एक तो, क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम भी देखो शुरू में, अभी मिड सेमेस्टर हो जाएंगे अक्टूबर में। आई थॉट बड़े सारे कॉलेजेस ले लेते हैं मिड सेमेस्टर, उसमें 2 या 3 यूनिट्स आती हैं। उसके बाद आपके ऑफलाइन एग्जाम होने आगे यूनिवर्सिटी के आपके, तो आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है एज कम्पेयर टू क्रैमिंग पे। उसके बाद देखो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, पहले 4 पार्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, गांधीज्म प्रिंसिपल और इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। ये 4 भागों में आपके डीपीएसपी जो है वो डिवाइड है। देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, इन दिस कैटेगरी वी इंक्लूड दोज प्रिंसिपल, हम वाले प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड करते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन विल मेक इंडिया सोशलिस्ट स्टेट। जैसे हमें आपने प्रेम्बल पढ़ा होगा, प्रेम्बल में आपको नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में ही पता लग जाता है। प्रेम्बल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था नेचर ऑफ द स्टेट की कैसा नेचर है। देखो उसमें कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolves to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic and give to people अपने citizens को दे रहे हैं वो equality, justice, liberty था। और आपके पास socialist, उसके अंदर एक वर्ड था, अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolves to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो जो सोशलिस्ट वर्ड था प्रियम्बल में वो यहाँ आपको जस्टिफाई कर रहा है डीपीएसपी, क्यों डीपीएसपी में क्या सोशलिस्ट प्रिंसिपल है कि इंडिया कैसी स्टेट है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे चल रही है वो स्टेट। देखो उसमें क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल एंडेवर टू फॉर्मुलेट सच सोशल सिस्टम, वो एक ऐसा सोशल सिस्टम फॉर्मुलेट करे विच विल सिक्योर, आपको क्या मिले उससे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, कि सबको अपने सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ में अपने टाइम पीरियड में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। और ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस है आपके प्रियम्बल में रिटन है। और प्रियम्बल आपका क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मिरर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीफेस ऑफ द बुक है, वो क्या आपका प्रियम्बल है। इसलिए प्रियम्बल की बहुत वैल्यू है। उसके बाद आर्टिकल 38 का 2 बोलता है क्लोज, वो बोलते हैं विच हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट से आया ये, प्रोवाइड दैट द स्टेट विल स्ट्राइव फॉर मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज को खत्म करेगा। वो क्या देगा, इनकम ऑफ द पीपल, यहाँ के लिखा है प्रेजेंटेशन है आई थॉट, इनकम ऑफ द पीपल, देयर सोशल स्टेटस, प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटी, बट वुड ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। का बेसिक पर्पस है कि इनइक्वालिटीज खत्म होनी चाहिए, कौन से स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद देखो क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज ए, वो क्या बोलते हैं, द स्टेट शेल ट्राई टू फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी इन सच अ मैनर सो दैट टू सिक्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि सबको एक अपना रोटी कपड़ा मकान होता है ना, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो सबको मिल सके। आर्टिकल 39B जो आपका 25th अमेंडमेंट की जो बात करते हैं, उसमें क्या लिखा है, द ऑनरशिप ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज वुड बी कंट्रोल इन सच अ मैनर एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। इसलिए देखो राइट टू प्रॉपर्टी आज हमारा सिर्फ एक लीगल राइट है, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, वो इन 2 आर्टिकल की वजह से हुआ, आर्टिकल 39B और C की वजह से। क्यों हुआ है, वो कहते हैं एक के पास इतना रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, कि सबका वेलफेयर साथ में होना चाहिए। मटीरियल गुड की बात करते हैं, मटीरियल रिसोर्सेज की, प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द वेल्थ के अंदर आप काउंट करते हो, तो यहाँ वो जस्टिफाई हो रहा था। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जो 25th अमेंडमेंट हुई तो उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14, 19, जस्ट अ मिनट, अब देखो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 39C क्या बोलते हैं,
द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी एडमिनिस्टर्ड इन सच अ मैनर सो दैट वेल्थ मे नॉट येट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, कि कुछ हाथों में वेल्थ ना आ रहे। ये आपका था आर्टिकल 39C। उसके बाद आर्टिकल 39D क्या बोलता है, अरेंजमेंट विल बी मेड टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, अदर जो 2 मार्क्स के लिए या कोई ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें जब भी आए कि आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो ये क्या आपका DPSP है। कोई ये नहीं बोल सकता कि इसको इतनी पे मिल रही है तो मुझे भी इतनी पे मिलनी चाहिए। वो नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस डिफर करता है। तो ये DPSP आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 39D में आर्टिकल 39 क्लॉज ई बोलता है द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स जो है लेबरर्स की, चाहे मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, विल नॉट बी परमिटेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। आप उनकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर सकते। बिसाइड दिस इट विल आल्सो इंश्योर दैट द सिटीजन जो है वो कंपेल होने चाहिए इकोनॉमिक नीड्स। जब भी आपके कुछ कंपनीज है, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है, वो आपका इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वगैरह बनाती है, किसके तहत है ये, आर्टिकल 39E के। आर्टिकल 39F वो आपको बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। द स्टेट विल फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट इट्स पॉलिसी इन सच अ मैनर, इस मैनर में एग्जीक्यूट करेंगे, दैट द चिल्ड्रन विल गेट अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी इन हेल्थी फ्री एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट में एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ एंड विल इंश्योर देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोरल एंड मटीरियल डिग्रेडेशन, कि चिल्ड्रन की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। ये किस में आपका बोला गया है, इकोनॉमिक स्फीयर में, आर्टिकल 39F। अब आर्टिकल 39 जो ए था, कैपिटल ए, वो आपका ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से, और ये आपकी बात करता है फ्री लीगल एड की। किसकी बात कर रहा है आपका, फ्री लीगल एड, किन्हें, इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड पीपल, जो आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं उनको फ्री लीगल एड मिलेगी। फ्री लीगल एड क्या होता है, जैसे कोई इंसान है, उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, उसको कोई क्षति पहुंची है या उसका कोई लीगल ऐसा वॉयलेट हुआ है कि वो कोर्ट में केस करना चाहता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्ट में केस कर सके। तो ये होता है, जैसे कोई मजदूर है, उसके साथ ऐसा हुआ है, वो अपने मालिक के खिलाफ केस करना चाहता है, पर उसके इतने पैसे नहीं है कि वो वकील अरेंज करेगा, कोर्ट फीस भरेगा और उसके बाद वो केस करेगा। तो उसे क्या होता है, सरकार सरकारी वकील प्रोवाइड कर देती है कि आपका जो केस है वो कौन लड़ेगा, ये लड़ेगा, ये वाला वकील लड़ेगा। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसे कोर्ट प्रोवाइड कर देती है, वकील किन्हें प्रोवाइड करेगी, ये किसके तहत आता है, फ्री लीगल एड, जो आपका आर्टिकल है 39A के तहत। इसलिए आपका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी कंसेप्ट है, आप चंडीगढ़ में देख सकते हो, वहाँ भी बनी हुई है, आप अपनी अपनी स्टेट्स में देख सकते हो। और एक अथॉरिटी होती है आपकी स्टेट के नेम से, पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, ये हैं। आर्टिकल 41 डिस्कस करता है आपका of the Indian Constitution, the state will work within the limits of its economic viability and progress and provide to the citizen क्या देगा, right to work, the right to education and general assistance in the event of unemployment। जब भी आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने होते हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये किसके तहत बनाया गया, आर्टिकल 41। जैसे कि अगर कोई बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा है वो, तो वह अपने आप को अनएम्प्लॉयड जो एक्सचेंज जो ये बने होते हैं उनके अंदर रजिस्टर करा सकता है। कुछ इसका क्या प्रोविजन होता है, फिर अगर कोई उससे रिलेटेड उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब निकलती है तो एक्सचेंज वाले अपनी कुछ फीस काट के उसके अपॉइंटमेंट या उसको एम्प्लॉयमेंट दिला देते हैं। तो ये किसके तहत है, आर्टिकल 41। और ये आर्टिकल 42 आपका किस बारे में बात कर रहा है, that the Indian Constitution the state will make provision for the creation of just and human condition of for work, कि आप अगर काम आप करते हो तो एक जस्ट और ह्यूमन कंडीशन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ टॉयलेट की प्रोविजन ही नहीं है, टॉयलेट्स ही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर क्लियर नहीं है, तो ये ह्यूमन कंडीशन है। आपकी जिस छत के नीचे आप काम कर रहे हो वो सीमेंटेड नहीं है, वो कभी भी गिर सकती है, तो ये क्या है, आपकी ह्यूमन कंडीशन नहीं है, आप वहाँ काम करने लायक नहीं हो कि आप वहाँ बैठ के काम कर सको। तो ये क्या आर्टिकल 42 बोलता है, आपको जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। आर्टिकल 43 आपको बस बारे में बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विल इंश्योर एडुकेट वेजेस फॉर गुड लाइफ एंड रेस्ट टू द लेबरर्स, कि जैसे कि पहले DPSP से पहले अंग्रेजों में टाइम में क्या होता था, 12-12 घंटे मजदूरी करा रहे थे, 12-12 घंटे काम करा रहे थे फैक्ट्रियों में,
पहले क्या होता था कि सुबह आ गए, अब तो जाना ही नहीं, 24 घंटे भी काम चल रहा है, 22 घंटे, 23 घंटे, 12 घंटे, 9 से 9। अब क्या है, आप देख सकते हो आपको 9 या फिर 8 घंटे से ज़्यादा कोई बिठा नहीं सकता। उसके अंदर आपका लंच टाइम भी होगा, टी ब्रेक्स भी होंगे। तो किसके अंडर प्रोविजन है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 के अंदर प्रोविजन है ये। ह्यूमेन कंडीशन आपकी बोलते हैं 42 के अंदर। लेबरर्स को रेस्ट, उसका टाइम मिलेगा। सोशल कल्चरल फैसिलिटी, जैसे अगर आप कोई IT कंपनीज वगैरह में जाते हो या देखते हो तो वहाँ क्या होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती। तो आर्टिकल 43 के तहत आर्टिकल 43A आपका ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये बोलता है द स्टेट विल एंडोवर आइदर बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बना के या कुछ अदर मेथड से द वर्कर्स एंड लेबर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि उनसे भी उनकी राय पूछी जाए। तभी आपका 3 लेवल सिस्टम होता है। एक तो टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। ये आपकी डायरेक्शंस देते हैं, या आपको कहते हैं ना डायरेक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं कि आपने ऐसा काम करना है, ये इन्हें देंगे और ये बाद में आके इन्हें देंगे। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्शंस दे रहे हैं, और ये क्या होता है, ये सजेशंस और रिकमेंडेशन देते हैं। अब देखो जो ग्राउंड लेवल पे बंदा है उसी को पता होगा ना कि कौन सा चीज़ की यहाँ रिक्वायरमेंट है। टॉप लेवल वाले को तो पता ही नहीं होगा। तो इनका काम क्या है, मैनेजमेंट में इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू सजेशन एंड रिकमेंडेशन। अगर आपसे कोई पूछ लेता हाउ द लेबर और द लोअर लेवल पर्सन पार्टिसिपेट इन द टॉप लेवल, वो मैनेजरल पोजीशन में कैसे पार्टिसिपेट करें, और आइदर इन द पॉलिसी मेकिंग और कुछ भी आप लॉ बना रहे हो, तो थ्रू देयर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ओनली। ये नहीं कि आप वो बजट फिक्स कर देंगे, कंपनी के टर्नओवर इतने से इतना हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं डिस्कस। थ्रू देयर सजेशन एंड रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क। इसलिए अब आपके जो ये प्रिंसिपल्स थे, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे, जो इकोनॉमिक लेवल पे बेस्ड थे, वो अब आपके खत्म हो गया। अब आपके आते हैं लिबरल प्रिंसिपल। कि लिबरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? लिबरल प्रिंसिपल्स हैं कि सबके लिए समान है प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 आपको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश में जितने भी लोग होंगे ना, सबके लिए एक ही कानून होगा, कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा। पर ये आज तक स्टेट लागू नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी है? क्योंकि ये सिर्फ एक DPSP में, फंडामेंटल राइट तो ये है नहीं। अब देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, सिखों अगर आपने सिक्स में मैरिज करनी है तो अनंतकारी मैरिज एक्ट है। हिंदू लॉ अपना अलग है। आप क्या कर सकते हो, किसी पे इन्फोर्स करा सकते हो कि नहीं मैरिज के लिए यही सिस्टम है, आपको कल से इस तरीके से ही मैरिज करनी? नहीं। मुस्लिम का अपनी अलग एज है फिक्स मैरिज की, हिंदू की अलग है सिस्टम मैरिज का कि वो किस तरीके से करेंगे, सेक्शन 5 है आपका। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपका 6 का अलग है। तो ये सबके अपने अपने पर्सनल लॉ है। तो यहाँ आप स्टेट इंटरफेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर UCC की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अगर सबके लिए कोड सेम होना चाहिए तो ये सारे पर्सनल लॉ तो खत्म हो जाएंगे। तो नहीं खत्म हो रहे। क्यों नहीं खत्म हो रहे? आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। क्योंकि सिर्फ ये क्या है, आपका DPSP है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर ये फंडामेंटल राइट होता है ये कब का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता। ये क्या, क्योंकि डायरेक्शन, अगर स्टेट ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है कि स्टेट लागू कर सकती है इन प्रिंसिपल को, तो वो कर सकती है लागू। अगर नहीं ऐसा एटमॉस्फेयर है कि नई इन्वायरमेंट बना, फॉर एग्जांपल अगर UCC लागू हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश में दंगे हो जाए, वो कहेंगे स्टेट इंटरफेयर कर रही है हमारे रिलीजन के अंदर, ठीक है ना। इसलिए कभी स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है इस मैटर में। बनना ये लिखा हुआ है यहाँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 45 बोलते हैं कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उनको स्कूल्स वगैरह का प्रोविजन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 47 आपका बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपने नंबर आर्टिकल के ध्यान रखने हैं, ये सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। 44, 45, 47 आपको इनके आर्टिकल नंबर याद रखने हैं, ये सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। आर्टिकल 47 बोलता है स्टेट विल स्ट्राइव टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बढ़ाएगी वो लोगों को, जैसे कि बोलते हैं अब योजनाएं बन जाती हैं, अंत्योदय अन्न योजना, गरीबों के लिए योजना बनी हुई है, मिड डे मील की स्कीम है, ये किसके तहत है? आर्टिकल 47, मिड डे मील होगी, अन्न योजना होगी, ये सब। आर्टिकल 48 बोलता है ऑफ द इंडियन कोड स्टेट विल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पे वो, एंड ट्राई टू मेंटेन इम्प्रूव अपॉन द ब्रीड ऑफ एनिमल्स, कि मॉडर्न लेवल पे वो एनिमल हस्बेंड्री करेगी एनिमल्स के लिए। अब यहाँ अगर ये लागू कराना चाहें, करा सकती है हर स्टेट, सब स्टेट का पास इतने फंड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, या ब्रीड को, जो एनिमल्स की ब्रीड को बढ़ाने के लिए आप साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप वहीं कुछ बैकवर्ड स्टेट्स की बात करी जाए जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो अभी अभी स्टेट्स अभी वो डेवलप
डेवलपिंग भी नहीं है, अंडर डेवलप है, तो वो साइंटिफिक मेथड्स अपने लोगों को नहीं दे सकती है, जो अपने जो कैटल रियर्स हो गए उनके, या एनिमल हस्बेंड्री जो भी करते हैं। इसलिए ये क्या डीपीएसपी अनइन्फोर्सेबल है कि अब वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि उस वाली सरकार तो दे रही है उन्हें, हमारी सरकार क्यों नहीं दे रही। वो कहेंगे तो स्टेट पे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा इन्वायरमेंट है, वो लागू ये कर सकते हैं तो ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या है डायरेक्शंस है कि नहीं स्टेट को कब डायरेक्शन मिल रही है पॉलिसी बनाते वक्त, जब इसका नाम क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 48 आपको बोलता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंसर्टेड ओवर 42nd अमेंडमेंट से, द स्टेट शेल ट्राई टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। जब भी आपके इन्वायरमेंट लॉज बनाए हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, अभी आपने इन्वायरमेंट का एग्जाम दिया होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अंदर देखो क्या था कि इन्वायरमेंट एक्ट बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? आर्टिकल 48 के तहत ही। किस लिए बनाए? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद देखो आपका 49 आपको आर्टिकल बोलता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शेल ट्राई दैट द मॉन्यूमेंट्स है। अब आपको मॉन्यूमेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, वो 49 में है कि जो स्टेट्स हैं वो ऐसा प्रोविजन करेगी मॉन्यूमेंट्स की भी, और ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो। आर्टिकल 50 बोलते हैं कि आपका जो जुडिशरी है वो सेपरेट होगा एग्जीक्यूटिव से। 3 ऑर्गन्स आपने पढ़े थे गवर्नमेंट के, कौन कौन से होते हैं 3 ऑर्गन? पहला आपका ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। तो वो कह रहे हैं कि स्टेट ऐसा बनाएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव से। जुडिशरी में आपके जजेस आ गए, आपके कोर्ट्स आ गए, और एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाते हैं? आपके जो ये इम्प्लीमेंट करते लोग, आपके पीएम है, एग्जीक्यूटिव आपका सीएम है, आपके जितने भी डीएम है, ये सारे कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, कि अब गांधीयन प्रिंसिपल होते हैं गांधी पॉलिसी पे बेस्ड है। आर्टिकल 40 आपको बोल रहा है पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। जब भी आपका क्या म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती का कंसेप्ट आया, अगर आप अमेंडमेंट देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट हुई थी आपकी, जिसमें पंचायत आपकी कंसेप्ट आया था, और 74th में आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ का। ये आर्टिकल 40 के तहत गांधीयन प्रिंसिपल है ये। आर्टिकल 43 आपको बोलता है कि कोऑपरेटिव बेसिस पे अपने रूरल एरिया में इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी है। 46 आपको आर्टिकल बोल रहा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल ट्राइबल हैं, उनके वेलफेयर होने चाहिए, उनकी एक्सप्लॉटेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लॉटेशन से प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 47 आपको, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंटॉक्सिकेंट जो ड्रिंक्स है उसमें बचाना है अपने स्टेट्स को, इसलिए। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? स्टेट विल बैन स्लॉटरिंग ऑफ काउज वगैरह की, जो होते हैं ना बुचड़ खाने बने होते हैं, इनको बंद करना है। अब बंद हुए हैं ये, देखो क्या कुछ है ना लागू, काउस के, काफ्स के, अनदर मिल्च कैटल के, ठीक है, वो ये कहते हैं इनको बंद करना है, जो आपके स्लॉटर हाउसेज हैं, बूचड़ खाने हैं। अब देखो इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो आपका 4th प्रिंसिपल है, वो इसमें डील करते हैं जब आप इंटरनेशनल रिलेशन से। आर्टिकल 51A, B, C एंड F डील करते हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन से। सबसे पहला आपका आर्टिकल स्टेट विल, आर्टिकल 51 क्लॉज A बोल रहा है, द स्टेट विल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि स्टेट को क्या बना के रखना है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना के रखनी है। आर्टिकल 51 क्लॉज बी बोलता है द स्टेट विल स्ट्राइव टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बना के रखने स्टेट्स के साथ। ये नहीं कि दंगे शुरू कर दो, मैं उसकी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दूँ, एक ऑनरेबल, एक रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप बना के रखनी है आपने। इंडिया जैसे हो गया, पाकिस्तान, चाहे हमारी जितनी मर्जी दुश्मनी हो पाकिस्तान से, हम ये नहीं कि आप पीएम वहाँ जाएंगे, अगर उनका भी, अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पे इंडिया में, ये नहीं हम उसे मानना शुरू कर दें, नहीं, ऑनरेबल और रिस्पेक्टिव पोजीशन बना के रखनी है। 51 क्या बोलता है? प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तभी जो यूएन है उसका कंसेप्ट है यूनाइटेड नेशन। अगर आपकी कोई भी बात है, कोई भी क्लेश है, तो आप यहाँ यूनाइटेड नेशन में रख सकते हैं। 51C बोलता है द स्टेट विल एंडेवर टू प्रमोट रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट एंड लॉ। अगर कोई भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आपने उस पेपर पे साइन करा अगर इंटरनेशनल लॉ की, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी चलाओगे। 51F बोलता है आपको द स्टेट विल स्ट्राइव टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे आपका रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट हुआ था गुजरात के पास है ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो किससे सेटल हुआ था? ये आर्बिट्रेशन से सेटल हुआ था। तो वो कह रहे हैं ये आर्बिट्रेशन को, आप आर्बिट्रेशन में मध्यस्थता जिसे बोलते हैं कि बैठ के आपसी में बातचीत करके अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लो। ये नहीं कि हो गया कि आपने अपनी आर्मी भेज दी, उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी, ये आर्बिट्रेशन नहीं होता है। आर्बिट्रेशन है कि एक आर्बिट्रेटर आपका अपॉइंट होएगा, दोनों पार्टीज को बिठाएगा, और वो बीच का जो इंसान होगा, जो आर्बिट्रेटर होगा, इन दोनों में समझौता कराएगा और इनका जो डिस्प्यूट होगा उसे रिजॉल्व कराएगा। तो ये होते हैं।
उसके बाद आती है क्रिटिसिज्म क्या है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि इनका विरोध क्यों होता है। सबसे पहली बात ये नॉन जस्टिसेबल है, ये आपके राइट्स नहीं है। अगर आपकी ये सिर्फ एक डायरेक्शन, अगर इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर सुटेबल हुआ तो वही आपको स्टेट प्रोवाइड करेगी, वरना नहीं करेगी। उसके बाद देखो नोट मोर देन मॉरल प्रिंसिपल, ये एक मॉरल प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। इनकी कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशंस नहीं है, जैसे कि आपके बांट दिए गए, इनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। जैसे लिबरल प्रिंसिपल आपके आगे, गांधीज्म आगे, इंटरनेशनल आगे, वो करें इनकी कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन लॉजिकली अरेंज नहीं करे गए। एक थिंकर बोलते हैं मिस्टर श्रीनिवासन द दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉट लॉजिकली अरेंज। इनको देखो इसमें वो बोल रहे हैं ये लॉजिकली अरेंज नहीं है। लॉजिकली अरेंज का मतलब क्या है कि जैसे कुछ गांधीज्म प्रिंसिपल है, उसके गांधीज्म प्रिंसिपल का नाम क्यों दिया गया है, इसके अंदर सारे की इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड इसमें लॉ आ गया, पंचायती राज से आ गया, तो इन्हें गांधीज्म, कोई लॉजिक इसके पीछे बिहाइंड, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया। उसके बाद देखो सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट प्रैक्टिकेबल, कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। जैसे इंटॉक्सिकेंट्स वाला था, बूचर खाने वाला था, वो प्रैक्टिकल आना, आज तक शराब बंद हुई है जो इंटॉक्सिकेंट्स है। कुछ स्टेट्स में हो गई, ड्राई स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गई, आपकी बिहार होगी, कुछ ड्राई स्टेट्स है, पर अब मेजोरिटी जो स्टेट है आज भी वहाँ टेक के चल रहे हैं। कोरोना के टाइम आप खुद देख सकते हो, स्टेट ने बोला था कि इन शॉप्स को ही ओपन रखना है, इकोनॉमी का बड़ा सोर्स है, तो ये प्रैक्टिकेबल है ही नहीं। दीज आर फॉरेन इन नेचर। फॉरेन इन नेचर क्यों है, क्योंकि हमें इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। उनकी अपनी सिचुएशन थी, उनका अपना देखो एरिया डिफरेंट कर देता ना आयरलैंड, और अगर आप देखोगे इंडिया का, वहाँ की कंडीशंस अलग है, इंडिया की अलग है, तो ये आपका फॉरेन इन नेचर है। उसके बाद देखो क्या आता है आपके पास, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की सॉवरेनिटी से अगेंस्ट है। इंटरनल लॉ मेकिंग के हम बारे में बात करते हैं। सॉवरेनिटी मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री है। अगर हम डीपीएस पे दूसरों के डायरेक्शंस ले रहे हैं तो ये सॉवरेनिटी के खिलाफ है ना, क्योंकि आयरलैंड से हमने बोरो किया है। इट इज़ इलॉजिकल टू इंक्लूड दिस प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉजिक नहीं है, वही बात है। दीज आर मिस्टीफियस प्रिंसिपल टू मिसलीड पीपल, ये कह रहे हैं सिर्फ ये मिस्टीफ प्रिंसिपल है जो लोगों को क्या करें, मिसलीड कर रहे हैं, और कुछ नहीं करे। जो पॉलिटिशियन है अब लोगों को मिसलीड कर देते हैं वोट्स वगैरह लेने के लिए, बस और कुछ नहीं। दीज आर रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड है, कुछ डीपीएस में भी इंक्लूड है, कोई आपके लिबरल प्रिंसिपल में भी वही चीज़ें आ रही हैं, और कहीं आपके सोशलिस्ट में भी आ रही हैं। तो इलॉजिकल तो है ये, और जो रिपीटेशन है इनकी। दीज आर साइन ऑफ बैकवर्डनेस, ये दिखाते हैं कि इंडिया भी बहुत बैकवर्ड है, उन्हें ये डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इसका मतलब क्या, आज़ादी के टाइम 1950 में इंडिया बैकवर्ड था क्या, आज 2021 में भी इंडिया बैकवर्ड है? क्योंकि आज की डेट में भी क्या है, ये प्रिंसिपल इंक्लूड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शो करता है कि इंडिया क्या बैकवर्डनेस है। उसके बाद देखो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फ्लिक्ट के लिए ये प्रिंसिपल माने जाते हैं। देखो कैसे, राइट टू प्रॉपर्टी जब हटाया गया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के हटाया गया, और फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, तो डीपीएसपी फंडामेंटल में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। नो मेंशन ऑफ मेथड टू इम्प्लीमेंट दिस, कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हें, ये एक सिर्फ एक डायरेक्शन है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं बताया गया। तो हमने आज डिस्कस क्या कर लिया आपका, इसका क्रिटिसिज्म तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं हम कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। पहली बात, दीज आर डायरेक्टिव है, एक डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट को। दूसरी बात क्या है, ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होएगी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आपका जो प्रियम्बल में आपका एक वर्ड है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि सबको इकोनॉमिक भी डेमोक्रेटिक हो, ये नहीं कि एक के हाथ में वेल्थ हो। तो इसकी फाउंडेशन आपकी डीपीएसपी से मिल जाती है। टेस्ट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, की ये डायरेक्शन से गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव कर लिया, तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देख सकते हैं कि आपने क्या अचीव कर लिया, कि जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें 45 आर्टिकल के अंदर उन्हें ये मिल गया, इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड अभी नहीं मिला कुछ भी, पंचायत हमारे को मिल गई गांधीज्म प्रिंसिपल। तो हम क्या देख सकते हैं कि अचीवमेंट्स क्या हैं। दीज वर एस्टैब्लिश अंडर वेलफेयर स्टेट, ये एक वेलफेयर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये वेलफेयर स्टेट की जो डिमांड थी इंडिया की, जो गांधीज्म प्रिंसिपल वाले बात करते हैं कि आपका क्या होना चाहिए, राम राज्य और कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वो वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करते हैं जिसमें सबका वेलफेयर हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे वो सोशली बैकवर्ड हो चाहे सोशली रिच हो,
सबका। दीज आर फंडामेंटल है गवर्नेंस की कंट्री में। दीज प्रिंसिपल सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट। ये जो फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज़ करते हैं हम उन्हें, और उनको पूरक है, उन दोनों को साथ लेके चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी से हो गए। दिट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट टू स्टेट है फंडामेंटल जो राइट्स हैं डीपीएसपी और अपोज्ड हैं, पर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। इनफैक्ट इज ओनली बाय इम्प्लीमेंटिंग, इट इज ओनली बाय इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करके हम रियल इंजॉयमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की। कैसे, देखो आप इस लाइन का आपको मतलब समझना ना। 45 में क्या बोला गया था आपको कि एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को। आर्टिकल 21A आपका आता है कि आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स है, और ये क्या आपका डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, इसलिए ये बात बोली गई। उसके बाद ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कोर्ट्स को भी। अगर कोर्ट को कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर नज़र आता है दोनों चीज़ों में कि अगर उससे गाइड लेनी है, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल का भी काम करते हैं। दे ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट पॉलिसी। स्टेबिलिटी लेके आते हैं स्टेट पॉलिसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी जब हटाया गया तो सरकार तो गिर भी सकती है थी, वो वॉइड भी कानून कहलाया जा सकता है। उसे किसने बचाया है, आपके डीपीएसपी नहीं बचाया है कि ये अब फंडामेंटल राइट नहीं होगा, सिर्फ एक लीगल राइट होगा। किसके तहत, आर्टिकल 39 BNC ने ही राइट टू प्रॉपर्टी को 25th अमेंडमेंट से हटाया है। 44th अमेंडमेंट से हटी है, पर 25th अमेंडमेंट किससे डील करिए, आपके 39 BNC। ये आपको ध्यान में रखना। फंडामेंटल राइट्स जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो 44th अमेंडमेंट से हटा है, और वो क्या बना, अब लीगल राइट बना किसके तहत, आर्टिकल 300A बन चुका है वो सिर्फ। उसके बाद देखो क्या है, दीज आर मॉरल प्रिंसिपल है, सपोर्ट पब्लिक इसको ओपिनियन सपोर्ट करती है, उनकी एजुकेशन वैल्यू है, डीपीएसपी की एजुकेटेड वैल्यू मिलती है हमें इसे पढ़ के। उसके बाद सैंक्शन बिहाइंड की, अब आपके क्या सैंक्शंस क्या होता है कि किसके तहत आप इसे इनके ऊपर किसका डंडा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। जैसे आपका होगा ना सैंक्शन, एक आपके अवार्ड्स होते हैं, और एक आपके क्या होता है रिवॉर्ड्स हो गए, और एक पनिशमेंट हो गया। अगर आपने ये करा तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने ये करा तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। सैंक्शंस ये सोशियोलॉजी में आप पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में सैंक्शंस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इसका सैंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है ये फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अपनी एक यूटिलिटी भी है, उसकी अपनी यूजेज वैल्यू है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती रहती है, तो यहाँ हम पढ़ कर सकते हैं ये सैंक्शंस बेस्ड हैं। ये एक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। देखो ये रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं, आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई लॉ कानून बनाती है तो ये भी एक सैंक्शन ही है डीपीएसपी की। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी। अगर आपने इम्प्लीमेंट कराने हैं डीपीएसपी एंड लॉज पास इन देयर कनेक्शन, द गवर्नमेंट इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देती है, तो हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी के सैंक्शन वैल्यू है। अगर ये नहीं मानेंगे, जैसे अब कहाँ ड्राई स्टेट कौन सी बनी है इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड, गुजरात। अगर गुजरात क्या डीपीएसपी हमने फॉलो कर लिया 47, उन्होंने गुजरात वालों ने उन्होंने क्या किया, अब यहाँ शराबबंदी करेंगे, हम शराब वगैरह नहीं बिकेगी। अगर कोई ठेका वहाँ खोल लेता है तो एग्जीक्यूटिव जो वहाँ का सीएम होगा, या वो वहाँ का जो एरिया का जो भी पुलिस वाला होगा, उसे पकड़ के जेल में पा देगा। तो ये क्यों है, ये तो एक सिर्फ डीपीएसपी था, तो ये क्या है, उसकी सैंक्शन बिहाइंड है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम रोक सकते हैं ये। अब देखो कह रहे इम्प्लीमेंटेशन कैसी है डीपीएसपी की, कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। ये सबसे पहले आपका ऑब्लिशन ऑफ ज़मींदारी, जो आपका ज़मींदारी सिस्टम था उसे ख़त्म करा गया डीपीएसपी के तहत, क्योंकि उसमें क्या बोला, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए सबको, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, रिच पुअर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। आपने इकोनॉमिक प्रिंसिपल में ही पढ़ा है। लैंड सीलिंग्स एक्ट बन जाते हैं आपके, राइट टू प्रॉपर्टी आपका हट जाता है। ये किसके तहत हुआ है, सिर्फ डीपीएसपी के तहत हुआ है। उसके बाद देखो स्टेप टेकन फॉर लेबर वेलफेयर, आपके लेबर लॉज बन जाए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट बन जाता है आपका। उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट बन जाता है। उसके बाद आपके डिफरेंट फैक्ट्रीज एक्ट बन जाते हैं। ये क्यों बन रहे हैं, आपके लेबर से रिलेटेड लेबर कोर्ट एस्टैब्लिश हो जाती हैं। ये क्यों हुई है, आपकी स्टेप टेकन फॉर लेबर वेलफेयर, लेबर का वेलफेयर करने के लिए, जैसे कि मिनिमम वर्किंग आवर्स उनके फिक्स कर दिए, वेजेस फिक्स कर दिए, प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर सर्टन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। ये कहाँ आपको बोला गया, कहाँ आप बोल सकते हो किसके तहत हुआ, डीपीएसपी के तहत। आप देखो ना 39 से रिलेटेड डीपीएसपी, जो आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड, सोशलिस्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड। उसके बाद देखो क्या आपके फैसिलिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है, जैसे उन्हें फ्री एजुकेशन दे रहे हैं,
जो इन मेरिटोरियस स्टूडेंट है उन्हें स्कॉलरशिप्स मिल रही है, स्टाइफंड्स मिल रहे हैं, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के अंदर रिजर्वेशन हो रही है, उसके बाद प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन स्टेट एंड लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो वीकर सेक्शन को कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, किसके तहत मिल रही है, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग मिल रही है। उसके 5 ईयर प्लान्स आप देख सकते हो, इनके तहत ही बनते हैं डीपीए, क्योंकि ये डायरेक्शंस होती हैं। 5 ईयर प्लान मतलब कि जो सरकार आएगी वो 5 सालों में क्या करेगी, उनके क्या प्लान्स हैं, तो वो क्या प्लान किसके अकॉर्डिंग बनाती है, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आगे रख के प्लान्स बनाएगी। पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि आप 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों ने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा गया है। प्रोहिबिशन किन किन चीज़ों पे, जैसे कि इंटॉक्सिकेंट वगैरह, गुजरात स्टेट में बैन हुई है शराब, आपकी बिहार स्टेट को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया। कुछ कहीं जगह यूपी के अंदर जो काओ के जो स्लॉटर हाउसेस थे, बूचड़ खाने थे, उन्हें बंद करे। किसके तहत बंद करे, डीपीएसपी को फॉलो करा सरकार ने और कानून पास किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम आता है आपका। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन आपकी अमेंडमेंट होती है, किसके तहत हुई है, गांधीइज्म प्रिंसिपल के अंडर हुई है आपकी। उसके अंदर लिखा है पंचायती का कंसेप्ट। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स के लिए, किसके तहत, आपका ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपका डीपीएसपी है। डीपीएसपी को यहाँ इंप्लीमेंट करा है। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करी है, साइंटिफिक मेथड्स दिए गए हैं, सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस बनाते हैं हम, किसके तहत हो रहा है सब कुछ, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड ऑफ एनिमल्स की ब्रीड की इम्प्रूवमेंट हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है, कि रोजगार मिल रहा है स्मॉल स्केल वर्कर्स को। आपकी कौशल योजना है जो मोदी सरकार की, वो भी स्मॉल स्केल वर्कर्स के लिए आई है। ये क्यों, किसके तहत है, ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा है। यूनिफॉर्म सिविल लॉज हैं, कुछ जैसे अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे, आप ये नहीं देखोगे मुस्लिम में तो मर्डर की सज़ा नहीं है, खून तो खून है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सिविल लॉज, यहाँ लगाएगा कुछ लेवल पे, पर कुछ कहीं कहीं आपके नहीं लगाए गए सिविल लॉ में। जैसे आपके आ जाते हैं मैरिज से रिलेटेड हो गए, उनका मैरिज का अपना सिस्टम है, मुस्लिम्स का, हिंदुओं का अपना अलग सिस्टम है, तो ये सिविल लॉज हैं, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई है। सेपरेशन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है, आप आर्टिकल 50 देखोगे अगर आप। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की प्रोटेक्शन होती है प्लेसेस की। स्टेप्स टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए हम यूएन के मेंबर बने हुए हैं, तो ये क्या आप प्रमोशन कर रहे हो, आपका इम्प्लीमेंट कर रहे हो डीपीएसपी को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होती है, ऑब्वियस है। राइट टू एजुकेशन इज मेड फंडामेंटल राइट बना दिया है, किसे इम्प्लीमेंट करे, डीपीएसपी को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, मनरेगा जिसे बोलते हैं, मनरेगा है ना जो, वो भी किसे इम्प्लीमेंट करा, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके लागू किया है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स का मेंटेनेंस होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। ओल्ड एज सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, चिल्ड्रंस के लिए एक्ट बना हुआ है, ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं। ये कब क्यों बने ओल्ड एज होम वगैरह, वृद्धाश्रम वगैरह, क्योंकि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में है, तो ये भी क्या आपका डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा गया है यहाँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो डीपीएसपी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया है। उसके बाद देखो ये देखते हैं कि फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ना है कि डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, कि मेन जो आपके क्या डिफरेंस है, ये आपके पढ़ना है। उसके बाद क्या टेंशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ये। उसके बाद क्या फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं ईच अदर, ये हमने डिस्कस करना है। और ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत छोटा सा कंसेप्ट रह जाएगा। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।